आप देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क इन्वायरमेंट एंड साइंस क्लास 8 अक्टूबर 2021 को। परिवेश परिचय मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 अक्टूबर 2021, जिसको फोर्थ सीरीज़ भी कहा जाता है। आप सभी का इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी पर स्वागत है। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। शेयर आप अपने दोस्तों से करेंगे, जो क्लास 8 में पढ़ते हैं उन दोस्तों से करेंगे, उन सहपाठियों से करेंगे जो इस वीडियो को देखें और इसका लाभ उठा पाएँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 3 MCQ टाइप क्वेश्चन दिया गया है। आप देखिएगा, आंसर को मार्क करके आपको दिखा दिया गया है। आप चाहें तो इसी तरह से मार्क करके आंसर्स लिख सकते हैं। फिर भी आप याद रखें, आंसर लिखने का सही तरीका यह है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, फिर 1.1 लिखें, फिर उसके बाद में जो आंसर बी है बी को लिख दें और उसके साथ में जो दिया गया है उस आंसर को लिख लें। यह सही तरीका होता है, क्योंकि इसी पैटर्न में आप माध्यमिक में भी लिखने वाले हैं, इसलिए क्लास 8 स्टैंडर्ड से ही आप सीख जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट ऊष्मा की मात्रक मतलब इकाई को बताना है। आप जानते होंगे जो विशिष्ट ऊष्मा है वह क्या है। विशिष्ट ऊष्मा के बारे में अगर आप जानते हैं तब आपको परेशानी नहीं होगा कि विशिष्ट ऊष्मा की इकाई जब हम लोग यूज़ करते हैं, लिखते हैं Q/mt, ठीक है। जिसमें जब हम लोग लिखेंगे पूरा वैल्यू को जब लिख के तैयार करते हैं तो देखते हैं आप कि कैलोरी ऊपर में हो गया, न्यूमरेटर में हो गया, अंश में हो गया, ग्राम हर में और डिग्री सेल्सियस हर में। यह मैं बात कर रहा हूँ CGS सिस्टम में, किंतु वही SI सिस्टम में अंश में हो जाएगा जूल और हर में हो जाएगा किलोग्राम केल्विन, है ना, किलोग्राम गुना केल्विन। तो इसी को जब एक साथ में हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। फिर भी ध्यान से देखिएगा तो जितने भी ऑप्शन है उसमें से बी ऑप्शन जो है अंश और हर के हिसाब से ही मान के चलिए, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस जो है वही सही होगा। भले ही ग्राम के पहले जो स्लैश दिया गया है वह बता रहा है कि पूरा सारा जो भी है सब हर में है, ठीक है। याद करके रखिएगा इस बात को। तो मुझे लगता है कि आपको परेशानी नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। तो किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस पर आवश्यक ताप को उस पदार्थ का स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ का स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। यह परिभाषा आप जानते हैं। तो सही उत्तर आप याद रखिएगा, कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। टाइपिंग प्रॉब्लम हो सकता है, इंग्लिश वर्जन में भी इसी तरह का दिया हुआ था, लिखकर बताया गया है आपको ताकि आप अंतर समझ जाएं। स्क्रीन पर भी लिखा हुआ मैं दिखा दूंगा, ध्यान रखिएगा। 1.2 को देखिए, गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के दौरान, ठीक है, के दौरान क्या होता है। देखिए, जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम करते हैं तो सोडियम क्लोराइड जो है, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, वह Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में विभक्त हो जाता है। मतलब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। ज्यों ही टूटता है उसके बाद में होता क्या है, सोडियम जो पॉजिटिव आयन है वह कैथोड की ओर चल पड़ता है, ठीक है, कैथोड इलेक्ट्रोड की ओर, और क्लोराइड आयन जो है वह एनोड की ओर चलने लगता है। चूँकि जो एनोड है वह नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए आप देख रहे हैं क्लोरीन एनोड के पास आया और वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन
को त्याग देता है। इलेक्ट्रॉन को ज्यों ही त्यागता है तो वह क्लोरीन एटम में बदल जाता है। क्लोरीन एटम मिलकर क्लोरीन गैस बना देता है। तो इस प्रकार एनोड पर क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। तो सोडियम एनोड पे बनता है तो यह गलत हो गया। एनोड पर अवकरण होता है, यह भी गलत हो गया। ठीक है, तो क्या सही होगा? कैथोड पर ऑक्सीकरण होता है, यह भी गलत हो गया। एनोड पर क्लोरीन बनती है, यह सही हुआ। आप याद करके रखिएगा, ऑक्सीजन मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागना, छोड़ना, और रिडक्शन अवकरण मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे समझ लीजिए। सही उत्तर क्या हुआ? डी नंबर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझा पाया मैं। आप पेज नंबर 114 आप अपना बुक निकालिए, उस पर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.3 को देखते हैं। डेंगू के रोगाणुओं का वहन करने वाला जानवर या जंतु है एडिस मच्छर। 2 नंबर को देखिएगा। 2.1 का सत्य या असत्य बताना है, सही है या गलत बताना है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आंसर मार्क किया हुआ है। तो 2.1 गलत है। ग्रीन टी में विटामिन के मिलता है, सही है। अगर आप ब्लैक टी पीते हैं तो उसमें बी कम्प्लेक्स मिलेगा। 2.3 को देखिए, अनुपचारित सीवेज का उपयोग सीधे मत्स्य पालन में किया जाता है, यह भी गलत है। होता क्या है, जब आप मछली के उत्पादन के समय में प्रयोग करते हैं तो उस समय साफ़ सुथरा पानी रहना चाहिए। अगर आप गंदा पानी उसमें डालेंगे, उसका साफ़ किया हुआ पानी नहीं रहने देंगे तो आप सही से फिशिंग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तालाबों में सीधे अपरिशोषित गंदे जल का व्यवहार करने से मछलियों को क्षति पहुंच सकती है। इस बात को याद करके रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में देखिए, ध्यान से देखिए, 4 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन में दिया गया विकिरण के माध्यम से ऊष्मा के संचरण का क्या अर्थ है, उसको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग विकिरण की परिभाषा लिख लेंगे। जिस प्रक्रिया में ऊष्मा गर्म वस्तु से शीतल वस्तु को संचालित होते समय यात्रा पथ में किसी वस्तु के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे विकिरण कहते हैं। या ऊष्मा संचालन की विधि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा को पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिख लीजिए, आपका आंसर सही होगा। 3.2 को देखिएगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इस रिएक्शन में बताना है कि ऑक्सीकरण अवकरण को दिखाना है और बताना है कि ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है, अवकरण कहाँ पर होता है। तो देखिए, आपने समीकरण लिख लिया, कॉपर सल्फेट को स्प्लिट कर दिया, आयनों में टूट गया, कॉपर आयन और सल्फेट आयन। क्यूप्रस रहने से 1 पॉजिटिव होता, यह क्यूप्रिक में आ गया, है ना। तो देखिए, और इधर में हो गया सल्फेट। तो जो क्यूप्रिक आयन है वह क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। मतलब क्या किया, यहाँ पर अवकरण हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को कोई भी लेगा तो अवकरण होगा, याद रखिएगा। ऑयल रिग बोलते हैं उसको। ठीक है, RIG रिडक्शन इज गेन, OIL ऑक्सीडेशन इज लॉस। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, रिडक्शन मतलब अवकरण। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन ले रहा है कौन, क्यूप्रिक आयन, कॉपर आयन, इसलिए यहाँ पर अवकरण हो गया। और आयरन जो है इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहे हैं, इसलिए AFE डाइपॉजिटिव हो गया, तो फेरस हो गया। 3 पॉजिटिव रहेगा तो फेरिक हो जाता। ठीक है, अब उसके बाद में सल्फेट नेगेटिव में है और आयरन पॉजिटिव में है, तो ये दोनों कंबाइन करके फेरस सल्फेट बना लेते हैं।
तो इस प्रकार हम लोग इस रिएक्शन में दिखा सकते हैं कॉपर जो है वह तैयार हो रहा है कॉपर सल्फेट से, ठीक है। तो यहाँ पे अवकरण हुआ और लोहा देखिए क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागा है और इसने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। तो इस तरह से आपको रिएक्शन बनाते हुए बताते हुए दिखाना पड़ेगा। 3.3 को देखिए, जिसमें डायरिया या दस्त होने पर क्या क्या समस्या हो सकती है उसको बताना है। देखिए, दूषित जल और असुरक्षित भोजन से होने वाली बीमारी डायरिया है। यह रोटा वायरस के कारण होता है। इससे होने वाली समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, देखिए शरीर से बहुत मात्रा में जल बाहर निकल जाता है, शरीर से पाचक रस नष्ट हो जाते हैं, मल से रक्त बाहर निकलता है, शरीर में जल की समानता, अम्ल क्षार का संतुलन, यहाँ तक कि लवण का संतुलन भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देख के समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 3.4 को देखिएगा। इसमें मेजर कार्प और माइनर कार्प के बारे में संबंध बताना है। आप अगर अपना बुक का 2 to 3 पेज को देख पा रहे होंगे तो वहाँ पे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरी चीज़। जब हम लोग एक ही तरह के ताज़े जल में रहने वाली मछली की चर्चा करते हैं तो कार्प की चर्चा करते हैं। तो कार्प को 2 भागों में बांटा गया है, देसी कार्प और बाहरी कार्प। तो देसी कार्प 2 प्रकार का होता है, मेजर कार्प और माइनर कार्प। तो इन्हीं दोनों मेजर कार्प और माइनर कार्प के बारे में हम लोग जानेंगे, अंतर स्पष्ट करेंगे। देसी कार्प वह प्रकार जिसमें मछलियों का आकार बड़ी होती है, मेजर कार्प कहलाती है। जबकि देसी कार्प का वह प्रकार जिसमें मछलियाँ आकार में छोटी होती हैं, माइनर कार्प कहलाती हैं। ठीक है, मेजर कार्प साधारणतः गहरे जल में अंडा नहीं देती हैं, किंतु माइनर कार्प जो होती हैं वो साधारणतः गहरे जल में अंडा देती हैं। तो इसका मतलब हो गया, आप मेजर कार्प और माइनर कार्प दोनों में अंतर समझ गए। उदाहरण भी जान लीजिए, रोहू, कातला, कालबोस, ये सब हो गए देसी कार्प का मेजर कार्प। ठीक है, उसी तरह से माइनर कार्प में अगर चर्चा करेंगे तो बाटा हो गया, पोठी हो गया, इस तरह की जो मछलियां हैं वो सब क्या कहलाएंगे, माइनर कार्प कहलाएंगे। देसी कार्प का माइनर कार्प। ठीक है, 4 नंबर को देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन को छोटा ही करके लिखा गया है, किंतु अगर आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से और बड़ा कर सकते हैं। यह निर्भर करता है आप पर कि आप कितना बड़ा या छोटा लिखना चाहें। पेज नंबर 99 में आप अपने बुक का निकाल लीजिए, वहाँ पर आपको दिखेगा जब आप पढ़ रहे होंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, तापग्राही और तापमोची परिवर्तन के बारे में। तो 99 पेज पर आप देखिए, एक परिवर्तन जो रासायनिक परिवर्तन हुआ उसको कैसे समझा जा सकता है। तो इसमें आप एग्जाम्पल के जरिए भी बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तीनों ऑब्जर्वेशंस जिनसे यह माना जा सकता है कि जो परिवर्तन हो रहा है वह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, निम्न रूप से समझ सकते हैं। यदि परिवर्तन के समय कोई गैस निकल रही है तब हम लोग समझेंगे कि रिएक्शन हो रहा है। कॉपर ले लीजिए और उसके साथ में नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराइए, ब्राउन गैस बाहर निकलेगा, तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि एक गैस बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से एक उदाहरण दे देकर आप बता दीजिए। चाहते हैं तो, नहीं चाहेंगे तो छोड़ सकते हैं, इतना लिख लीजिएगा, आपका आंसर भी स्टैंडर्ड है। यदि परिवर्तन के समय मिश्रण के रंग में परिवर्तन हो गया है तो भी आप समझ लीजिए कि रिएक्शन हो गया है। आप जला हुआ चूना ले लीजिए, जल में डाल दीजिए, जो तैयार हुआ वह दूधिया रंग का तैयार हो जाता है। तो इससे आप बोल सकते हैं कि परिवर्तन हो गया, रिएक्शन हो चुका है। उसी तरह से यदि परिवर्तन के समय ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है या अवशोषित हो रहा है तो भी आप बोल सकते हैं कि हाँ रिएक्शन हुआ है। उसी तरह से चूना ले लिए, चूना को पानी में डाले तो गर्म हो गया, मतलब आप समझ गए कि रिएक्शन हो चुका है। 4.2 को देखिए। 4.2 में रासायनिक नियंत्रण विधि या रासायनिक दमन विधि में कीट जल्दी मर जाते हैं। फिर
इन जंतुओं का या इन जानवरों का या इन कीटों की मौत सुनिश्चित करने के लिए जैविक नियंत्रण या दमन की मदद क्यों अपनाया जाता है, इस तरीका को क्यों अपनाया जाता है, यह बताना है। देखिए, फसलों को ध्वंस करने वाली प्राणियों को नियंत्रण या दमन करने का दो तरीका है। पहला तरीका है रासायनिक दमन विधि और दूसरा है जैविक नियंत्रण या दमन विधि। रासायनिक पद्धति के द्वारा डीटीटी, बीएचसी, मैथियोन, मैलिथियोन और रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इसके फलस्वरूप रासायनिक कीट या जंतुओं की मृत्यु बहुत जल्द हो जाती है, लेकिन इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कई बार किसी हानिकारक निर्दिष्ट रासायनिक पदार्थ के विरोध ये प्रतिरोध तैयार कर लेते हैं। कई बार यह रासायनिक पदार्थ नदी या नाला के जल से मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं। फल सब्जी के माध्यम से रासायनिक पदार्थ मनुष्य के शरीर में पहुंचने पर अनेक समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। रासायनिक पदार्थ कई बार उपयोगी पतंग जैसे मधुमक्खी, तितली को भी मार डालते हैं। इन सभी कारणों से कई बार फसल इन हानिकारक जीवों के दमन के लिए जैविक दमन पद्धति की सहायता ली जाती है। इस पद्धति में एक जीव का प्रयोग दूसरे जीव की संख्या को नियंत्रित करने में किया जाता है। पशु पक्षी परजीवी के द्वारा फसल ध्वंसकारी जीवों के नियंत्रण का प्रयास किया जाता है। पहला देख लीजिए, प्राकृतिक रूप से कई प्रकार के मकड़े और कई प्रकार के पक्षी फसल के शत्रुओं जैसे कीड़ा, दीमक आदि को पकड़कर खा जाते हैं। इसके अलावा कुछ लवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस फसल के शत्रुओं पर परजीवी के रूप में रहकर उन जीवों की संख्या को नियंत्रित या नियंत्रण में रखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैविक नियंत्रण या जैविक दमन एक कारगर दमन पद्धति है जो हानिकारक कीटों या प्राणियों को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप 4.2 तो देख रहे हैं, ज़्यादा बड़ा तो हो ही गया है, किंतु आप चाहें तो कुछ पॉइंट्स को कम करके आप लिख सकते हैं, किंतु कंप्लीट आंसर देने की कोशिश की गई है और आप पूरा ही लिखें तो बेहतर होगा। इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।